क्लास 12th में है। उसका थोड़ा टॉपिक शुरू करने से पहले पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज आपके रहता है। संपूर्ण पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का 80 नंबर का। 80 नंबर में सबसे पहले आपका टॉपिक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो आपने 11th क्लास तक पढ़ा था अपने सिलेबस में, रीतिकाल तक था, और अपने 12th क्लास में आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल का सामान्य परिचय से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आधुनिक काल में सामान्य परिचय में 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, 4 नंबर के, कुल 16 अंक का बैठेंगे। तो आधुनिक काल में सामान्य रूप से आपका आधुनिक काल शुरू होता है भारतेंदु युग से। अब तो भारतेंदु युग में सबसे पहले आपको इसका नामकरण है, जो परंपरा है, जो कवियों का सामान्य परिचय है, प्रवृत्तियां है, परिस्थितियां है, ये सामान्य रूप से आपको अध्ययन होना चाहिए। तो भारतेंदु युग का आरंभ सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले, तो उन्होंने रीतिकाल का नामकरण का जो समय सीमा मानी थी सन 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। तो अब आपके भारतेंदु युग ये मानेंगे 1900 में ईस्वी के आधार पर सन 1843, याद रखना 1843 से 1903 तक, 1903 तक मानेंगे ये आपका भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। बाकी गणपति चंद्र गुप्त है, रामकुमार वर्मा है, वो 1857 से जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे भी मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1843 से 1903 तक भारतेंदु युग माना है। अब इसको भारतेंदु युग क्यों कहा है? क्योंकि रीतिकाल तक जितनी भी रचना होती थी पद्य में होती थी। भारतेंदु ये आधुनिक गद्य के जनक भी कहे जाते हैं। तो इसमें गद्य लेखन परंपरा की शुरुआत, जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास वगैरह, ये लिखे जाने शुरू हो गए। अब ये लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि पद्य भाषा है जो लोगों में, आम जन तक नहीं पहुंच पाती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी। और ये अपने उस समय जो अंग्रेजों का आतंक था, तो क्रांति चल रही थी, तो लोगों तक अपने क्रांतिकारी विचारों को पहुंचाने के लिए गद्य लेखन की शुरुआत की आवश्यकता महसूस हुई। तो वो भारतेंदु ने ये काम शुरू किया, इसलिए भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो 1843 से 1903 प्रारंभ में जो लेखन हुए निबंध, उपन्यास वगैरह, लोगों को खाली मनोरंजन के लिए लिखे जाने लगे, इसीलिए इनके निबंध, उपन्यास वगैरह व्यक्ति प्रधान थे। याद रखना, प्रवृत्तियों में व्यक्ति प्रधान। अब इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, अब द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका निकलती थी, जो उन्होंने 1903 से जब कार्यभार संभाला था संपादन उनका, 1903 से लगभग 1918 तक ये युग है द्विवेदी युग का। अब द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? भारतेंदु जो गद्य भाषा में, इसमें व्याकरणिक रूप क्या था? स्थिर नहीं था। जो गद्य का व्याकरण है जो स्थिर नहीं था, द्विवेदी ने व्याकरण को स्थिर किया और इसके निबंध, उपन्यास वगैरह विचार परक प्रवृत्तियों में याद रखना है। द्विवेदी युग है जो भारतेंदु युग का विकसित रूप था, ठीक है ना, इसके विकसित रूप था। अब इनके निबंध वगैरह विचार परक के 1918 तक द्विवेदी युग। इसके बाद आएगा अपना 1918 से 1936 तक आ जाएगा छायावाद। छायावाद पंत निराला, महादेव वर्मा वगैरह, प्रसाद वगैरह, छायावाद ये काल रहता है आपके 1936 तक छायावाद। इसके बाद 1936 से 1943, 1936 से 1943 तक आपके प्रगतिवाद, और इसके समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, 2 काव्यधाराएं साथ में चल रही थी, जिसमें आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान वगैरह है, ये भी काव्य रचनाएं कर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा,
1943 तक ये है। इसके बाद अपने प्रयोगवाद आ जाता है 1943 से, जिसे ताश सप्तक के नाम से जानते हैं। 1943 पहला ताश सप्तक, 1952 दूसरा, 59 तीसरा और 79 चौथा, और उसके बाद समकालीन कविता। ये आपको मतलब काल विभाजन बड़ा बड़ा अपने दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए। तो सामान्य परिचय में इसमें भारतनु मंडल के फिर लेखक है वगैरह है, उनकी सामान्य प्रवृत्तियां क्या थी, उनके लेखक मंडल है, छायावाद की प्रवृत्तियां क्या थी। इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपके आधुनिक काल सामान्य परिचय में से बनेंगे। उसके बाद में हमारा काव्यांग परिचय 16 अंक इसके भी है। काव्यांग परिचय में काव्य गुण और काव्य दोष, इसके 2 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक का। काव्य गुण के, काव्य दोष का एक एक प्रश्न 2 अंक के। इसके बाद छंद आता है। छंद में आपकी गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया, श्रुत विलंबित्व, वंशस्थ, कवित्व, सवैया, कोई 2 प्रश्न आएंगे, कोई 2 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर के 6 अंक। परिभाषा पूछी जा सकती है, उदाहरण पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए। अब इसमें आपके सममात्री कौन सा है, विषम मात्री कौन सा है, या अर्धसममात्री कौन सा है, वर्णिक छंद कौन सा है, मात्रा की गिनती किस प्रकार करनी है, ये आप हम अगली क्लास में जब भी ये टॉपिक करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद अपने अलंकार, अलंकार हमें अनुक्ति अलंकार, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और व्यतिरेक, कोई 2 प्रश्न 4 नंबर के। अब अलंकारों को आप तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ना, जैसे अनुक्ति समासोक्ति को साथ में पढ़ना, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है तो साथ में पढ़ना है। विभावना और विशेषोक्ति, इसमें बिना कारण कार्य हो जाता है, इसमें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। दृष्टांत को पढ़ना है, बिंब प्रतिबिंब भाव का, बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है, वो दृष्टांत अलंकार। प्रतीक पढ़ना है, उपमान, उपमान में उपमेय देखा जाता है, उपमेय में उपमान, फिर उपमान की उत्कृष्टता सिद्ध की जाती है। मानवीकरण, मानवीय संबंधों का प्रकृति पर अवैध आरोप तय किया जाता है। व्यतिरेक, इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के 8 अंक का ये आपके काव्य परिचय में, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार। उसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं सरयू और मंदाकिनी। सरयू में आपके 32 अंक है, 32 अंक में एक व्याख्या आएगी गद्य से, विकल्प सहित आएगी, कोई 2 आएगी, उसमें से एक करनी है। 3 नंबर की आएगी और एक व्याख्या है पद्य से, एक गद्य से एक पद्य से विकल्प सहित मिलेगी। उसके बाद में 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक गद्य से और एक पद्य से, ये भी विकल्प सहित 4 नंबर के 2 प्रश्न, 8 अंक का अंक भारी आपके इसमें रहेगा। उसके बाद में आता है आपके 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न। 4 लघुत्तरात्मक में वही 2 गद्य से 2 पद्य से 3 अंक के 4, 12 अंकों के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 हो जाएंगे। फिर आपके किसी एक कवि या लेखक का कवि परिचय या लेखक परिचय पूछा जाएगा, दोनों में से एक आपको करना है, 2 अंक का आएगा। और उसके बाद में 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग से आएगा, एक पद्य भाग से आएगा, 2 अंक का अंक भार ये। इस कुल मिलाकर 32 अंक का जो आपके अंक भार रहेगा। दूसरी पुस्तक है हमारे पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी, 16 अंक का है। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न है, विकल्प सहित आएगा 4 नंबर का, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, 12 अंक का ये आपके अंक बार इसमें लगेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 80 अंक का आपके ये वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। तो अध्ययन शुरू करने से पहले हमें पूरा जो पाठ्यक्रम है जो दिमाग में एक बार अपने याद कर लेना चाहिए, ताकि अध्ययन करते समय हमको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।